मैं अपने पति राकेश के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहती थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति नामर्द जो निकला था। वह काम से आते ही थका मांदा खा पीकर सो जाता। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता। फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निढाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक नहीं भरी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मधु को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। यह सब शायद स्वामी जी की कृपा थी जो मधु को औलाद सुख मिला। स्वामी जी पास के गांव में तालाब के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। मधु स्वामी जी के पास जाकर दवा और भभूत लाई थी। एक दिन मधु बता रही थी कि स्वामी जी दवा और भभूत देते हैं, जिसे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मधु से मिलूंगी तभी काम बनेगा। यह सोचते सोचते मैं ना जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटाकर मधु के घर जा पहुंची। मधु अपने बेटे को खाना खिला रही थी। यह देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने मधु के सामने अपने मन की बात कह दी। मधु हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल ना घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 5 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन आखिर में स्वामी जी की मेहरबानी से ही यह औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही स्वामी जी के पास चलो। वैसे स्वामी जी रविवार और मंगलवार को ही ज्यादा औरतों की कोख भरने के लिए भभूत देते हैं और झाड़ पक भी करते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली और हम दोनों स्वामी जी के पास चल दिए। स्वामी जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। स्वामी जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी 6 फीट के हटे कट्टे कसरत बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उभार पर नजर रखते हुए वे चिड़िया को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको यह सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, स्वामी जी 5 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वे बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मधु बोल पड़ी, बाबा जी जो मेरी समस्या थी वही रीना की भी है। 5 साल हो गए हैं अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूजा करनी होगी, तकरीबन 2000 रुपए लग जाएंगे और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों मंगलवार को पूजा होगी, स्वामी जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और भभूत देखकर उन्होंने मुझे और मधु को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति राकेश स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम ओझा गनियों मुल्ला मौलवियों को दिखा चुका था। राकेश हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। दूसरे दिन मधु के साथ मैं और मेरा पति राकेश स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे। स्वामी जी बोले, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। घर पर भी हवन करना होगा। अब तुम पूजा का सामान ले आओ। 7 दिनों तक पूजा करनी पड़ेगी, मंत्रों का जाप भी करना होगा। राकेश की आंखों पर धर्म की पट्टी पड़ चुकी थी। स्वामी जी पर भरोसा करके वह सामान लेने चला गया। इधर बंद कमरे में पहले ही एक गिलास में पानी भरकर उसमें नशीली गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर बाद स्वामी जी ने वह पानी मुझको पीने के लिए दिया। फिर मेरी जवानी का भरपूर मजा लूटा। इस तरह रोज झाड़ व पूजा पाठ का झांसा देकर स्वामी जी मेरी इज्जत से खेलते रहे। मुझको भी सब कुछ मालूम हो गया था, क्योंकि पहले ही दिन पानी पीने के बाद नशा छाया और होश में आने पर मुझे एहसास हो गया कि स्वामी जी मेरे साथ क्या कर चुके हैं। एक दिन स्वामी जी ने मुझसे फिर गिलास में पानी मंगवाया तो मैं बोल पड़ी,
स्वामी जी, अब गिलास और पानी की जरूरत नहीं, अब तो जो हो रहा है वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना मेरे पति के बस की बात नहीं। आप मुझे बेहोशी में लूट ही चुके हैं, अब जब तक बच्चा ठहर नहीं जाता तब तक मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी और मैं खूब देर तक वासना का खेल खेलते रहे। स्वामी जी ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे गदरा बदन का जमकर मजा लूटा। मुझे भी अपार सुख मिला जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था। उसके बाद तो मैं खुद अपने आप को स्वामी जी को सौंपते रही और फिर कुछ दिन बाद मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे पैर भारी हो गए। राकेश कभी कभार बार मेरे साथ सो पाता था और स्वामी जी की दी गई भभूत खाता रहता था। मुझको एक दिन सुबह सुबह उल्टी होती देख राकेश मुझसे पूछ बैठा, क्या पैर भारी हो गए? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। राकेश खुशी से समझाते हुए बोला, यह सब स्वामी जी की भभूत का कमाल है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुश होकर राकेश ने स्वामी जी को 2000 दे दिए। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि स्वामी जी की वजह से मुझे औलाद का सुख मिल गया था। मैं नोएडा के एक इलाके में एक प्लॉट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लॉट के मालिक ने प्लॉट की देखभाल के लिए मुझे वहां टिका दिया था। प्लॉट के मालिक की उस प्लॉट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। मुझको महज 8000 पगार मिलती थी, पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा ना था। ना जाने कितने लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली पगार पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफी खराब हालात में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वही कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन सीमा नाम की लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सीमा से परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में सीमा मेरे पास आती थी और मेरी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। मैं अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, खासकर सीमा के आने के बाद से। सीमा समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे सीमा से काफी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब सीमा की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझसे बड़ी मांग कर दी, राकेश मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। यह उसने मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 1 लाख रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या सीमा? मैंने चौंक कर उठते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? सीमा ने प्यार से कहा, देखो जो रकम मेरे बस में है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 1 लाख कितने रुपए तो मेरी साल भर की पगार के बराबर हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 10 साल की पगार के बराबर तो नहीं है ना? एकाएक सीमा का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मीटू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है, फिर तुम्हारी क्या विसात है? यह क्या कह रही हो सीमा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। मैंने दलील दी। देखो 1 लाख रुपए तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, कहते हुए सीमा चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल पगार 8000 महीने थी, जिसमें से 3-4 हजार रुपये तो मैं सीमा पर ही लुटा देता था। 1000-2000 रुपये घर भेज दिया करता था, बाकी मेरे खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था, जो 1-2 महीने से ज्यादा की एडवांस पगार नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर सीमा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे।
1 साल पहले ही मैं नोएडा आया था, कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे मुझे पैसों की मदद मिल सके। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ही उपाय आया, सीमा को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहां और कैसे ठिकाने लगाऊंगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। फिर अगली बार जब सीमा मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है, आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना, मैं गरीब आदमी कहां से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, मैंने सीमा को बाहों में भरते हुए कहा। सीमा को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहां से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। सीमा बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि मैं आखिरी बार सीमा के जिस्म को भोग रहा हूँ, इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए मैं जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। सीमा सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपए लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने सीमा का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लाट के एक कोने में पड़ी हुई है। मुझको यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए मैंने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, मैंने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले सीमा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर मुझे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर मुझसे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते मैं पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। मैं ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह सीमा के लालच ने उसकी जिंदगी खत्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझको सारी जिंदगी जेल में गुजारनी थी। मैं अपने किए पर बहुत